So good morning everybody. We are going to start with our new chapter, that is Ind AS 110, 111, 27, 28, 112. We have already completed Ind AS 103, that is business combination. और यहाँ पे अब हम स्टार्ट जो कर रहे हैं, ये चैप्टर भी पिछले 4 अटेम्प्ट में 14 मार्क्स का कंपलसरी आया है. क्लास प्लस में एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, क्लास प्लस के जितने स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. सो 14 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट में. अगर मैं नवंबर 23 के क्वेश्चन को छोड़ दूं, वो क्वेश्चन ही गलत आया था. उसके अलावा हर बार लॉजिकल क्वेश्चन आया है और अच्छा क्वेश्चन आया है. मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि यार ये नहीं, फाइनल लेवल का जो क्वेश्चन जिसको अपन बोलते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन. इसको भी मैं आपको शेयर कर देता हूं, है ना, ताकि जब अपन इसका रेफरेंस लें तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कर दे रहा हूं. वन 110 आप लोगों से नाम सुना है कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन कब बनता है? मैंने आपको 103 के दौरान पढ़ाया था कि सब्सिक्वेंट ईयर एंड पर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है फॉर द एंटायर ग्रुप. अब इसमें हम एक इंड एस पढ़ेंगे, इंड एस 27, दैट इज फॉर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंड एस 28 फॉर एसोसिएट्स. देन हम पढ़ेंगे इंड एस 110, दैट इज फॉर कंसोलिडेशन विद सब्सिडरी, इंड एस 111 ज्वाइंट अरेंजमेंट या ज्वाइंट वेंचर, को वेंचर जिसको अपन बोलते हैं. एंड द लास्ट वन विच वी आर गोइंग टू कंप्लीट विल बी डिस्क्लोजर्स. इंड एस 112 डिस्क्लोजर. कितने स्टैंडर्ड है? 5. फटाफट से नाम लिख लेते हैं. इंड एस 27, 28, 110, 111 एंड 112. टॉपिक का नाम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सर, कौन सी कंपनी है जिनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा? सबसे पहले तो अपने को यही समझना है. और पहला हैशटैग इस चैप्टर का, हमारा पहला हैशटैग होगा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन वाज कि भाई कौन सी कंपनी को फाइनेंशियल्स बनाने हैं फॉर कंसोलिडेशन पर्पस. कंपनीज फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CFS बोलूंगा मैं इसको, कैश फ्लो मत समझ लेना. तो पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप. सर, व्हाट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप कंपनीज आर शेयरिंग? कंपनीज या तो पेरेंट और सब्सिडरी की रिलेशनशिप शेयर कर रहे होंगे कंपनी, या तो पेरेंट सब्सिडरी के अलावा इन्वेस्टर एंड एसोसिएट की रिलेशनशिप शेयर कर रहे होंगे, या फिर को वेंचर्स की रिलेशनशिप शेयर कर रहे होंगे. तो यहां पे पेरेंट एंड सब्सिडरी, इन्वेस्टर एंड एसोसिएट. इसके अलावा हो सकता है ज्वाइंट अरेंजमेंट, ज्वाइंटली हम रिसोर्सेस को शेयर कर रहे हैं. और रिस्पेक्टिवली हमें चीजें समझनी है कि कौन सी चीज कहां पे आएगी. अगर मैं बात करूं यहां पर पेरेंट एंड सब्सिडरी के लिए, तो यहां पे मिस्टर HD holds more than 50% of equity share, ये आपने बचपन में पढ़ा है, and has control over Buddy Limited. Can I say the Buddy is what? Subsidiary and HD is what? Parent? Yes or no? Parent, सब्सिडरी. इनकी जब अकाउंटिंग होगी पूरे ग्रुप पर, तो वो अकाउंटिंग होगी इंड एस 110 के हिसाब से. इंड एस 110 ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पर, ये पूरे ग्रुप की अकाउंटिंग की जब मैं बात करूंगा. ऑन दी अदर हैंड, अगर अब HD तो पेरेंट है,
इस पेरेंट के लिए कोई पेरेंट अगर इन्वेस्टर कंपनी है तो कैसे चलेगा? तो मान लो HD लिमिटेड होल्ड्स मोर देन 20% बट अप टू 50%, एक सेकेंड, अप टू 50 टू लेस देन 50% of equity shares and has significant influence. स्टूडेंट्स इसे भूल जाते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है तो ये एसोसिएट बनी ही नहीं सकती. ओवर यहां पे इन्वेस्टर को अपन रखेंगे डॉक्टर लिमिटेड. ठीक है, द पॉइंट इज डॉक्टर लिमिटेड कौन हुई यहां पे और HD लिमिटेड कौन हुई, ये अंडरस्टैंड करना है. तो यहां पे ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए लिखाता हूं, चैप्टर के एंड में ना जब अपन अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, एक क्वेश्चन में मान लीजिए एसोसिएट भी है, सब्सिडरी भी है, वहां पे हम ये सारी चीजें समझ नहीं पाते हैं. मैं बोलूंगा इन्वेस्टर कंपनी, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए. मैं बोलूंगा एसोसिएट कंपनी, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए. यस, नो? गुड मॉर्निंग किरण. इन्वेस्टर, डॉक्टर कौन हो गया यहां पे? एसोसिएट. और अगर मैं बात करूं यहां पे ज्वाइंट अरेंजमेंट की, तो ज्वाइंट अरेंजमेंट क्या होता है? तो मान लीजिए एक कंपनी अपनी HD रहेगी, सबसे फेमस कंपनी HD लिमिटेड एंड बडी लिमिटेड जॉइंटली कैरी ऑन बिजनेस. तो यहां पे ये जो दोनों लोग साथ में बिजनेस कर रहे हैं, इन दोनों को क्या बोलेंगे? पार्टनर्स. पार्टनर्स मतलब कंपनी की परिभाषा में को वेंचरर्स. हु? को वेंचरर्स. सर ये इस ग्रुप की रिलेशनशिप पे कौन सा इंड एस लगेगा? तो जब भी बात करेंगे तो हम इंड एस 28 की बात करेंगे यहां पे, और यहां पे इंड एस 111 की बात करूंगा मैं को वेंचरर्स के केस में. इज दैट क्लियर? यस, नो? क्लियर है? पहला इंट्रोडक्शन में आपको रिलेशनशिप समझ में आई? पॉइंट नंबर 1. बहुत बढ़िया. रिलेशनशिप समझ में आई एंड इंड एस की एप्लीकेबिलिटी समझ में आई. नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 क्या बात करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ, एक कंपनी अगर ग्रुप की पेरेंट कंपनी है, क्या नहीं से वो अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो बनाएगी, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यस, नो? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पूरे ग्रुप के लिए हो गया, लेकिन अलग से एक स्टेटमेंट भी तो बनाएगी. और उस स्टेटमेंट के लिए, उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी 2 तरीके के बनने हैं यहां पे हर एक कंपनी के. पहला, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी विच याद रखना, एक एंटिटी ऐसी होगी. यस, कम इन. मॉर्निंग मंजय. और एक कंपनी जिसके ग्रुप होंगे. अब मैं बोल रहा हूं इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी, एक ऐसी एंटिटी जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकेले बनाए जाएंगे. कौन? जिसके पास डज नॉट हैव ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडरी, एसोसिएट. उसको हम बोलेंगे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आप लोगों ने सुना होगा 2 वर्ड्स, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने सुना होगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्पेलिंग का मत बोल देना, बहुत मारूंगा मैं. स्पेलिंग का नहीं होता है यहां पे डिफरेंस. डिफरेंस ये होता है कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं दोनों, लेकिन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब बनता है जब किसी कंपनी का कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं है, एसोसिएट नहीं है, या फिर सब्सिडरी नहीं है.
तो उस केस में जब वो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा उसको अपन बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और वहीं अगर सामने वाली कंपनी, कौन सामने वाली, मतलब जो इंडिविजुअल कंपनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच sorry which has joint venture, subsidiary, associate, अगर उसके पास ये है और वो फिर अपना अलग इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, उसको अपन बोलते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, नो? तो हर एक कंपनी दो तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, यस और नो? जो पेरेंट होगी या इन्वेस्टर होगी, कौन? एक स्टैंड अलोन, अगर उसके पास ज्वाइंट वेंचर है, सब्सिडरी या एसोसिएट नहीं है। लेकिन अगर हम इस इंडेस की बात, इस चैप्टर में इसकी बात करें जिसके पास ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडरी, एसोसिएट, ये तीनों चीजें हैं, और वो अब जब इंडिविजुअल बना रही है तो उसको हम बोलेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके रिलेटेड भी कोई इंडेस है क्या? यस, इंडेस 27। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे गवर्न होंगे? इंडेस 27 से। अब मुझे एक बात बताओ, 5 इंडेस अपने को पढ़ने हैं। इंडेस 27, इंडेस 28, इंडेस 110, इंडेस 111, इंडेस 112। 112 इज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर इसको मैं कवर ही नहीं करूंगा, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए पांचों किस चीज के लिए, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडेस 27 किस चीज के लिए है? सर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडेस 28 एसोसिएट, इंडेस 110 कंसोलिडेशन विद सब्सिडरी, इंडेस 111 ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट अरेंजमेंट। यस, नो? लॉजिक समझ में आया? यहाँ पे कौन सा इंडेस किससे गवर्न हो रहा है, ये चीजें समझ में आई। मैं बहुत जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं इसको, इसीलिए आपको हो सकता है पहले लेक्चर में थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार ये चीज, अगर किसी ने पहले से पढ़ा है, किसी ने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उसके लिए तो सब नया है। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन about any entity along with its, एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो किसी एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे, अलॉन्ग विथ नॉट जस्ट एंटिटी, उसके ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडरी, एसोसिएट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे, जिसको हम ब्रैकेट में बोलते हैं ग्रुप कंपनीज। अबाउट क्या बता रहा है उसके बारे में? सर पहली चीज वो बताता है बिजनेस एक्टिविटीज, क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक कंडीशंस, किस इकोनॉमिक कंडीशन में वो काम कर रहे हैं, सॉरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, और उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? डू यू नो दैट? व्हाट इज द, ऐसा कौन सी चीज है जो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कंपनी के बारे में बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय द बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट एज एट होती है ना। उसके बाद फाइनेंशियल रिजल्ट्स मतलब पीओएल ऑफ, ये चारों बातें ऑफ ग्रुप एज ए होल, known as consolidated financial statements।
और इनके लिए कौन से इंडेस थे सर? इंडेस 28, 110, 111। लो, ये दूसरा पॉइंट समझ में आया। पहले तो मैंने आपको रिलेशनशिप समझाई, दूसरा मैंने आपको समझाया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरीके से बनेंगे। एक बनेगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर्ड अंडर इंड AS 27, दूसरा बनेगा जो पूरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन देगा जिसे हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस नो? दिव्यांग, आर्यन, मंजय, किरण, हाँ? अपन लेट आए हैं है ना, यहीं से लिखेंगे अपन, पनिशमेंट है आज की। जूम आउट कर दिया ये लो, जूम इन ऐसा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हैशटैग तीसरी बात, इंट्रोडक्शन के अंदर ए लिखा था मैंने, ओके, फिर मुझे लिखना पड़ेगा यहां बी। नाउ कम्स सी, फ्रेमवर्क। कौन सा वर्क? फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क फॉर कंसोलिडेशन। फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फ्रेमवर्क के लिए रिलेशनशिप आपको मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी। अब आपको मेजरमेंट ये देखना है कि भाई वेदर देयर इज पेरेंट एंड सब्सिडरी, वेदर देयर इज इन्वेस्टर एंड एसोसिएट, वेदर देयर इज ज्वाइंट अरेंजमेंट। ठीक है, आपको पता है कौन सा इंडेस लग रहा है, लेकिन अब यहां पे हम समझ रहे हैं कि मेथड कौन सी लगने वाली है। तो अगर पेरेंट एंड सब्सिडरी की रिलेशनशिप है और तब CFS बनाना है तो वी हैव टू फॉलो फुल कंसोलिडेशन मेथड। अंडर इंड AS 110। If we talk about investor and associate, follow equity method of consolidation as per Ind AS 28। जब अपन इन्वेस्टर एंड एसोसिएट पढ़ेंगे, Ind AS 28 पढ़ेंगे, तब सीखेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि अपन यहां से लिखने के बाद अगले चैप्टर पे चले जाएंगे। इक्विटी मेथड, इसके बाद आएगा अपना, अगर ज्वाइंट अरेंजमेंट है तो फॉलो करना है हमें पार्शियल कंसोलिडेशन मेथड एज पर इंड AS 111। यस नो? ये फ्रेमवर्क तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट्स? ये बॉटल में पानी होगा ना? हाँ लाया हूं, ऊपर वाले में ही है। बोलो, यहां तक लिख गया? जस्ट डू लेट मी नो जैसे ही कंप्लीट हो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन इंड AS 11 है, उसमें है, पीना है। चलिए फटाफट से आते हैं इसमें, सी पार्ट के बाद डी। डी, एग्जम्पशंस।
from consolidation. कौन सी कंपनी एग्जाम्प्ट है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, ये भी समझना है. सो इंट्रोडक्शन में अपनी चौथी बात, इसमें पहला पॉइंट नंबर 1, चैप्टर नंबर 13 सीए फाइनल ऑडिट है ना. सीए इंटर में भी है ये, अकाउंट्स एंड अकाउंट्स ऑफ कंपनी वाले चैप्टर में. पेरेंट इज, हाँ फाइनल में भी आता है, इंटर में भी आता है. पेरेंट इज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर एंटिटी. पेरेंट क्या है? सब्सिडरी है किसी और एंटिटी की, ठीक है. एंड इट्स ओनर्स आर इन्फॉर्म्ड and they don't object for non presentation of फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये कहां पे दी है कंडीशन सर? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 129 में दी हुई है कंडीशन. पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि भैया पेरेंट जो है ना इज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर एंटिटी. वो अनदर एंटिटी की जो ओनर्स हैं वो इन्फॉर्म्ड हैं एंड दे डोंट ऑब्जेक्ट फॉर नॉन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो यहां पे एग्जांपल इसको समझने के लिए, क्योंकि कई बार क्या कंफ्यूजन बहुत रहती है भयंकर वाली, तो अपन इसको अगर देखेंगे, रोम रोम आर्यन तिवारी जी क्लास आए हैं भाई. आज तो मतलब स्पेशल ओकेशन होगी. क्या हो गया भाई, क्लास आ गया आज? अभी अटेम्प्ट तो मई 27 में है. ठीक है. सी एच डी लिमिटेड इज पेरेंट ऑफ डॉक्टर लिमिटेड. एच डी लिमिटेड किसकी पेरेंट है? डॉक्टर. ओके हाँ, डॉक्टर लिमिटेड. डॉक्टर की जगह दूसरा नाम लिख दो, ठीक है. डॉक्टर के नाम पे फीलिंग नहीं आती. तुमको नहीं आती, 2-4 लोगों को आती है. तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? कंसेप्ट पे चलेंगे अपन, फीलिंग पे नहीं जाएंगे, ठीक है. हर्ष, हर्ष नहीं यार, हर्षित नाम है ना मेरा. हाँ, अब ध्यान समझना. ओए इधर, डॉक्टर लिमिटेड इज पेरेंट ऑफ बडी लिमिटेड. नाउ द पॉइंट इज, लड्डा साहब गुड मॉर्निंग. लड्डा साहब ऑडिट पढ़ के आ गया सीम सर से. अब तैयार 45 मिनट पढ़ेंगे, फिर सीधे क्लास के बाद बाहर. डॉक्टर लिमिटेड इज पेरेंट ऑफ बडी लिमिटेड. यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे एग्जम्पशन किसको मिलेगी मुझे बताओ? ऊपर वाला पॉइंट पढ़ो. पेरेंट इज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर एंटिटी and its owners are informed and they don't object for the non presentation of financial statement. मतलब पेरेंट कौन है? डॉक्टर लिमिटेड भी पेरेंट है. इज सब्सिडरी ऑफ अनदर एंटिटी. डॉक्टर सब्सिडरी है किसकी? एचडी की, है ना. और ये जो डॉक्टर के ओनर्स हैं, दे आर इन्फॉर्म्ड that we are not going to prepare consolidated financial statements and they are okay with it बेसिकली. तो यहां पे एग्जाम्पशन किसको मिलेगी जल्दी बताओ? हाँ यस, डॉक्टर को मिलेगी एग्जाम्पशन. हेंस डॉक्टर लिमिटेड इज डॉक्टर लिमिटेड may be exempt from preparing CFS. All my wonderful chartered accountants, yes, no, बहुत बढ़िया.
Now the point is, point number 2. Condition number 2. Securities of parent are neither listed nor in the process of being listed. Process of being listed in / outside इंडिया. ये बात तो समझ में आ गई सर? ओ सर, एक बात बताओ, ये जो दो कंडीशन है इनके बीच में क्या है? एंड. ये सारी कंडीशंस के बीच में एंड है, और नहीं है कि कोई भी एक कंप्लाई हो गई. तीसरा इट्स अल्टीमेट होल्डिंग और इमीडिएट parent is preparing consolidated financial statement in accordance with applicable accounting standards and filing it with Bhagwan, that is ROC. Yes or no? करते हैं बेटा, करते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं. क्लैश हो रही है सीम सर और मेरी क्लास. ओ माय गॉड, दो ऑप्शन है. जो अपन कल से स्मॉल इंडिया से इवनिंग में चालू करना, उनको मॉर्निंग में कर लें, और बड़े चैप्टर इवनिंग में कर लें, है ना? क्योंकि क्या है ना, अभी आज मेरी 9 बजे बैच है ना, दूसरी 9:30 पे, सॉरी. रात को फेस टू फेस कौन रोकेगा? रात को घर से ले सकता हूं मैं क्लास, कोई दिक्कत नहीं. दोनों इवनिंग में ही कर दो. ओ भगवान, मैं ऐसा ट्राई करता हूं, मेरी फाउंडेशन की बैच आगे बढ़वाता हूं, सो दैट क्या होगा, 9 से 10:30 11:15 अपन पढ़ लेंगे मॉर्निंग में, ताकि आपके असीम सर की बैच क्लैश ना हो. ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है. एफआर और एएफएम तो मैं बीइंग टीचर ऑफ एफआर में आपको बहुत क्लियर बोल दूं, ऑडिट ही है जो निपटाएगा. एफआर तो बचाने के लिए डाला है, लेकिन समस्या ये है, एफआर में चैप्टर्स के नंबर देख के ही दिमाग खराब हो जाता है. ठीक है, तो ये अच्छा, इस कंडीशन के बीच में क्या है जल्दी बताओ? इन दोनों के बीच में क्या है? किन दोनों के बीच में? एंड है. हाँ, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ही आप एग्जम्पशन क्लेम कर पाओगे. मतलब बेसिकली अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, यहाँ पे बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है, आपको पता ही होगा. एक बहुत बड़ी कंपनी है आपके देश की, मुकेश भैया की बड़ी कंपनी से भी बड़ी कंपनी, एचडी, उसकी एक सब्सिडरी है. कौन? नहीं, अपन ने कौन सी डॉक्टर ली थी ना, डॉक्टर, और उसकी भी एक सब्सिडरी है. कौन? इंजीनियर. हाँ, अच्छा, है ना? मुझे बात बताओ, ये 80% कंट्रोल है और ये इनका 80% कंट्रोल है. एक बात बताओ, डॉक्टर लिमिटेड विल बी एग्जाम्ड इफ एचडी इज प्रिपेयरिंग सीएफएस, पहला. दूसरा, डॉक्टर लिमिटेड के ओनर्स ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे तो ही ये कंपनी, और डॉक्टर लिमिटेड लिस्टेड या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग भी नहीं होनी चाहिए. यस सर, नो सर? पक्का? किरण, ओहो, आरती यादव, सेजल लड्डा, दिव्यांग जैन, तिवारी ब्रदर्स, दोनों तिवारी है ना?
हाँ हाँ, गौरव गौतम क्लास प्लस वालों से तो पूछे ही नहीं। गौरव गौतम पंकुरी, पक्का डन। ओके चलो, क्लास प्लस वाले ऐसे देख रहे हमें कि तोड़ा। छोड़, इतना क्लियर है। मतलब यहां पे वो क्या बोल रहा है, ये प्रिपेयर CFS not listed and owners don't object. Exempt. Yes or no? एक कंडीशन और है मालूम आपको, बट वो कंपनीज एक्ट में नहीं दी है, लिखा देता हूं, समझ में आया तो बताना। पेरेंट इज इन्वेस्टमेंट कंपनी। सर इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब उसका बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट करना है। सिंस इट इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, कैन आई से इट अकाउंट्स फॉर investments in subsidiary under FBTPL मेथड। सर ये FBTPL मेथड तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दी हुई है। हाँ सर, ये आप चैप्टर 1 से एक चैप्टर लगातार रगेड़े जा रहे हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगला वही है, टेंशन मत लो। कंसोलिडेशन एक बार खत्म हो गया तो फिर अगला चैप्टर वही है। बाय द वे सर, अपन ने अभी तक 3 चैप्टर खत्म करे, कितना कोर्स हो गया हमारा सर? देखो 8 नंबर का आपका शेयर बेस्ड पेमेंट, 5 नंबर का आपका इंट्रोडक्शन कितना हो गया 13, और बिजनेस कॉम्बिनेशन 14। तो 14 प्लस 6 8 हाउ मच 22 प्लस 4 26 मार्क्स तक का आपका ये हो गया। ये जैसे ही खत्म होगा 40 नंबर का सिलेबस खत्म है। हाँ मैंने बताया था ना, 6 चैप्टर CFS बनाने से। बडी लिमिटेड भी CFS बनाने से तब एग्जाम होगी। बडी लिमिटेड कब होगी मैं बताता हूं। बडी लिमिटेड इसलिए एग्जाम नहीं हो सकती दोस्त, क्योंकि अल्टीमेट होल्डिंग या इमीडिएट पेरेंट इज शुड बी प्रिपेयरिंग CFS। अगर डॉक्टर एग्जाम हो गया तो बडी एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि इसकी अल्टीमेट होल्डिंग CFS बनाए या इमीडिएट वाली। चलो इमीडिएट वाली वो हो गई इन दोनों में से। हाँ मतलब चेन में आपको मिनिमम 2 लोगों को तो बनाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? बॉडी को तो तब बनाना पड़ेगा ना जब बॉडी के नीचे भी कोई स्ट्रक्चर होगा। इस एग्जाम्पल में तो बॉडी को तो कतई नहीं बनाना है, क्योंकि इस एग्जाम्पल में तो बॉडी के नीचे कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो? बॉडी इसलिए कुछ नहीं करेगी क्योंकि सब कुछ HD कर लेगा। आप समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो मतलब सेक्शन समझ रहे हो? हाँ अच्छा सर, ये फर्स्ट 3 कंडीशन कहां दी है? सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मतलब कहना ही से इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, कंपनीज एक्ट, और इसको कहां पे देंगे? ये कहां पे दिए? इंडेस में। ये कंडीशन में समझा देता हूं। पेरेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी है मतलब वो FBTPL मेथड फॉलो कर रही है। कौन से इंडेस में दिए? 109 में। सिंस अगर कोई कंपनी 109 के हिसाब से अकाउंटिंग कर रही है, क्यों कर रही होगी? क्योंकि उसका काम ही इन्वेस्टमेंट है, तो फिर तो उस पे कंसोलिडेशन बनवाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उसका मेजर ही काम क्या है? इन्वेस्टमेंट करना। आज इन्वेस्टमेंट इसमें किया, कल उसमें किया, परसों उसमें किया। कहने चाहिए ट्रेड बेसिस पे कर रही है वो इन्वेस्टमेंट। जब वो ट्रेड बेसिस पे कर रही है इन्वेस्टमेंट, तो हमने पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ा है लेकिन आगे हम पढ़ेंगे, FBTPL मेथड यूज करते हैं हम। ठीक है, चलो बहुत मजा आएगा उसमें पढ़ने में। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब हम चालू कर रहे हैं #1। #1 में हमने 4 बातें पढ़ी, समझ में आ गया चारों? कोई डाउट तो पूछ लो। खाओ कसम, समझ में आ गया? किसकी कसम खा रहे हो? मेरी मत खाना, मेरी शादी नहीं हुई अभी।
नहीं करूंगा, नहीं बोला मैं 25 की भी मत खाओ भाई, अटेम्प्ट की कसम नहीं, अटेम्प्ट की कसम फाउंडेशन और इंटर वालों से करवाऊंगा मैं, फाइनल वाले ऑनेस्ट होते हैं थोड़ा सा, है ना, आपकी कसम सेजल। आर्यन तिवारी बोल रहे हैं, बोले आपकी होने वाली बीबी की कसम, गलत बात, ऐसे गलत नहीं करते किसी के साथ। चलो अब अपन आ रहे हैं कंसोलिडेशन विद सब्सिडरी, हैशटैग नंबर 2, कंसोलिडेशन विथ सब्सिडरी। जैसे ही मैंने लिखा विथ सब्सिडरी, कौन सा इंडियस की बात कर रहा हूं मैं? हाँ 110, 110 है, अगर इंडियस 110 है, मुझे एक बात बताओ, इंडियस 110 है, ये किस आईएफआरएस की तर्ज पे बना होगा? आईएफआरएस 10, यस और नो? ठीक है, मैंने बाय द वे टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स डाल दिए, हेलो, टेक्स्ट बुक डाल दी मेरी एफआर वाले चैनल पे। नाउ द पॉइंट इज कंसोलिडेशन विद सब्सिडरी में हमें कुछ चीजें समझनी है। क्या समझना है सर? एक ही चीज समझनी है, फुल कंसोलिडेशन मेथड। मैं एक टेक्निक आपको सिखाऊंगा, इस टेक्निक से मैं आपको बोल रहा हूं, हेलो, कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट अगर आ रही है, आपको 9 to 10 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये 9 to 10 स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिए, आपकी बैलेंस शीट टैली होके रहेगी, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता आपकी बैलेंस शीट टैली होने से, पहला। दूसरा, कैलकुलेटर सही से यूज करना। अब 1 लाख की जगह तुम 10,000 टाइप कर दो, उसमें मेरी फॉल्ट नहीं है। इज दैट क्लियर? नाउ सर व्हाट इज दिस फुल कंसोलिडेशन मेथड? तो पहले अपन समझते हैं सर, ये आप नहीं, ये मेथड मेरी नहीं है, ये मेथड मैंने किसी से सीखी है। किससे सीखी है? नाटा सर से सीखी है। चलो, फुल कंसोलिडेशन मेथड क्या होता है सर? फुल कंसोलिडेशन मेथड में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर फुल कंसोलिडेशन मेथड शुड बी, लिखना भी है, prepared should be prepared if equity holding is more than 50% plus control should exist. ये सबके सब मई 25 वाले ही हैं, इसको छोड़ के। मई 25 के जितने स्टूडेंट हैं वो लाइव हैं। सेप मई 26, नवंबर 26 के जितने स्टूडेंट हैं या उसके बाद के, वो सब रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, क्योंकि वो नए नए हैं ना अभी, उनको नहीं दर्द ये वाला पता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखे जाते सीए फाइनल में। चलो, ये समझ में आया सर? व्हाट इज दिस कंट्रोल? कंट्रोल हमने कहीं पढ़ा था? हेलो, कहां पढ़ा था सर? इंडेस 103 में मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल इज डिफाइंड अंडर इंडेस 110, यस और नो? अबे ये बताया था यार, कैसी बातें कर रहे हो यार, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तो कर रहे थे, ये पहले ही चार्ट में बताया था यार। ये रहा, ये लो, ये लो, कंट्रोल एज पर 110 वोटिंग राइट शुड बी मोर देन 50% एंड पावर टू कंपोज BOD, है ना, प्लस वोटिंग राइट्स में इंक्लूड होते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। और पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या होता है वो भी मैंने तुमको बताया था कि मार्केट प्राइस अगर ज्यादा है एक्सरसाइज प्राइस से, शुड बी कंसिडर्ड, मार्केट प्राइस कम है एक्सरसाइज प्राइस से, शुड नॉट बी कंसिडर्ड, यस नो? मैंने कंट्रोल आपको बता दिया था, व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन की इंट्रोडक्शन में, से मत करो यार, हैं? ये देखो मैंने CFS के बारे में बता दिया था, कहां गया यार PDF, ये रहा। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब
तो हमने सीख लिया था इट इंक्लूड्स पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, ऐसे शेयर्स जो आज इक्विटी शेयर्स नहीं है लेकिन इतनी कैपेबिलिटी है, इतना पोटेंशियल रखते हैं कि आगे जाके क्या हो जाएंगे, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया 5 साल के लिए, 5 साल के बाद मैंने आपको ऑप्शन दिया कि भाई आप पैसा मत मांगो, आपको मैं उतने की इक्विटी शेयर्स दे दूंगा पैर हिलाते हुए, ठीक है, नहीं हिलाना पैर, ठीक है, ओके चलो। सो नाउ ये #2 में मैंने आपको कंसोलिडेटेड मेथड, कंसोलिडेशन विद सब्सिडरी मेथड समझाया है। कब लगेगा, जब इक्विटी होल्डिंग 50% से ज्यादा है और कंट्रोल एस्टैब्लिश है, ठीक है। नाउ कमिंग, अब मैं कंट्रोल पे ज्यादा जा नहीं रहा हूं, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। हैशटैग नंबर कौन सा है, 3। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अब हम समझेंगे अगले 2-1 दिन। क्या समझेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मैंने आपको बोला ना स्टेप्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू डू अकाउंटिंग, है ना। और इसमें आप नीचे ब्रैकेट में लिख देना बेसिक्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सीबीएस, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सीबीएस। एक बार अपनी शीट पर आना, ये पीडीएफ पे आना। अभी तक अपन ने यूनिट 1 फंडामेंटल बेसिक्स में एप्लीकेबिलिटी देख ली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिए कि भाई स्टैंड अलोन कौन से होंगे और किस पे क्या लगेगा, ये भी देख लिया अपन ने। 3 मेथड होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद सब्सिडरी कब एग्जाम्प्ट होंगे, ये भी मैंने बता दिया। कंट्रोल की परिभाषा, कंट्रोल इफ ऑल कंडीशंस, 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, कौन सी, पावर ओवर द इन्वेस्टी, एक्सपोज्ड और हैज राइट टू वेरिएबल रिटर्न्स, एबिलिटी टू यूज इट्स पावर। भाई किसी कंपनी में आपका 50% से ज्यादा स्टेक है, कहना इसे आप जो आपका पावर है उसको यूज करके कोई भी रेजोल्यूशन पास करा सकते हो, यस नो, यस और नो। तो ये तीसरा पॉइंट है। कहना इसे जो पावर है आपका ओवर द इन्वेस्टी भी है, मतलब जिसका आपने स्टेक परचेज करके रखा है उस पे भी आपका पावर है, जिसको अपन बोलते हैं माइनॉरिटीज, उन पे भी आपका पावर है। और राइट टू वेरिएबल रिटर्न्स फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टी, और जितने भी रिटर्न्स आ रहे होंगे उन सभी रिटर्न्स पे, भले ही वो फिक्स्ड नहीं होंगे, वेरिएबल रिटर्न्स ही होंगे, उन सब पे राइट आपका ही होगा। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि कंट्रोल है। और ये कॉमन सेंस वाली बात है, इंडियस ने इसको अलग से एक पेज में डिफाइन करके रखा है। आज का होमवर्क पता क्या है आपको, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया एंटिटीज एग्जम्प्टेड फ्रॉम कंसोलिडेशन, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने बाकी चीजें इसमें नहीं बताई हैं, बेसिक्स पे मैं आ रहा हूं आपके अकाउंटिंग पे। ये क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अपन यहां पे आ गए डायरेक्टली यूनिट 2.1 पे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे। क्यों, क्योंकि अपने को ना पहले फोकस करना है अकाउंट्स पे, थियरी तो अपन करते रहेंगे बीच बीच में जब अपने को काम आती रहेगी, ठीक है। अब ये आपको मैं यहां पे समझाने जा रहा हूं सबसे पहले क्या, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मुझे एक बात बताना, कंसोलिडेशन बैलेंस शीट, फुल कंसोलिडेशन मेथड कब लगाना पड़ेगा, 50% से ज्यादा एक्विजिशन है, यस और नो। इसका मतलब मैंने 60% आपकी कंपनी का स्टेक परचेज किया 1 लाख रुपए देके, तो क्या कहना इसे मैं पेरेंट बन गया, आप सब्सिडरी, ये हो गया। अब मुझे बताओ 31 मार्च को मुझे बैलेंस शीट बनानी है, 31 मार्च को मुझे बैलेंस शीट बनानी है। कहना इसे एक बैलेंस शीट ऐसी बन रही होगी कि आपका मान लो एक बैलेंस शीट है होल्डिंग की और एक है ये सब्सिडरी की। अब जिस दिन इसने इस पे कंट्रोल कर लिया, अभी लिखना मत कुछ भी, इसकी जो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट आएगी इसमें क्या लिखेगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ऐसा देखिएगा। मान लो 100 रुपए और 100% कंट्रोल है,
ठीक है, कहना इसे बदले में इसके क्या मिलेंगे, नेट एसेट्स। ये बात समझ में आती है? ओके, तो हम 31 मार्च को अब क्या करेंगे, 31 मार्च को ये जो एच है होल्डिंग कंपनी है, ये क्या करेगी, एक तो बनाएगी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये दिखा देगी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, और एक बनाएगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिखा सकती है? नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाएगी सर? जैसे ही कंट्रोल आ गया कैन आई से सब्सिडरी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे जब आपका कंट्रोल आ गया, तो जब आप 31 मार्च को सीएफएस बनाओगे तो ये जितने भी एसेट्स हैं किसके, सब्सिडरी के लायबिलिटीज और एसेट्स, इन सबको यहां पे दिखाओगे आप एसेट्स और लायबिलिटी की जगह पे, प्लस होल्डिंग के खुद के भी तो दिखाओगे, होल्डिंग के खुद के एसेट्स और लायबिलिटी भी तो साथ में दिखाओगे, यस और नो। प्लस जब आपने कंट्रोल लिया, अब चूंकि अपने एग्जाम्पल में तो अपन ने 100% कंट्रोल लिया था, ठीक है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं लिया होता 100%, 80% लिया होता, तो कुछ माइनॉरिटी का भी स्टेक दिखेगा, माइनॉरिटी का भी स्टेक दिखेगा। माइनॉरिटी को इंडेस में क्या बोलते हैं अपन, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई। कौन आई, एनसीआई है ना, नैन्सी नहीं आई है, बुलाते हैं नैन्सी को, बुला रहे हैं, अभी कॉल किया, व्हाट्सएप किया है मैंने उसको, आ रही है नैन्सी, है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर 100% स्टेक नहीं हुआ तो एनसीआई भी आएगी, प्लस सर आपने, हाँ, अरे कोई नहीं है, ये यहाँ पे कुछ फालतू के बच्चे बैठे हैं आर्यन तिवारी जैसे, ये सुबह सुबह बापट चौराहे से ऐसे ऐसी बातें करते हैं बिना नहाए आके। चलो चलो, आज बसंत पंचमी भी है, आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शारदे आप पे असीम कृपा बना के रखे है। हाँ, कुछ लोगों ने कल मनाई, कुछ लोगों ने आज मनाई, मैं संडे था फ्री था तो मैं खजराना होके आ गया था, है ना, आई वॉज वेरी फ्री, मैं बहुत फ्री हूं। हाँ, अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रहा था, जब आपने कंट्रोल स्टैब्लिश किया, कहना से आपने गुडविल या कैपिटल रिजर्व भी रिकॉग्नाइज किया होगा। जब आपने सामने वाले कंपनी के नेट एसेट्स लिए और बदले में आपने कुछ कंट्रोल एक्वायर करने के लिए पीसी दिया, तो कहना ही से या तो गुड्डू आया होगा या कैपिटल रिजर्व आया होगा बुक्स में, उस गुड्डू और कैपिटल रिजर्व को कहां दिखाओगे, सीएफएस में ही। गुडविल आई तो इधर, सीआर आया तो इधर, यस नो, यस और नो, ये बात समझ में आ रही है? सो कैन आई से दिस इज नथिंग बट द फुल कंसोलिडेशन मेथड। समझ में आया? बचपन से हम करते आ रहे हैं, आपने बचपन में AS21 पढ़ा था, AS21 पढ़ा था ना, कंसोलिडेशन विद सब्सिडरी, इंटर एडवांस अकाउंट्स, पेपर 5 या पेपर 1 आज की डेट में। हाँ, नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो आप समझ लो, ठीक है, इट इज एज सेम एज दैट वी हैव स्टडीड इन AS21। ये अगर वहां नहीं पढ़ा तो यहां समझ लो। ये समझ में आया बात, मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया, अब अपन इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में समझ लेते हैं, ठीक है, ठीक है सर, इसका मतलब आप ये बोल रहे थे कि सबसे पहले ना जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी आ रहा है उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो और रिकॉग्नाइज कर लो सारे नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी along with any goodwill or capital reserve, along with any non controlling interest if any, yes और नो, ये तीन चीजें समझ में आई। अच्छा, तो अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको एक शीट भेज रहा हूं बेसिक क्वेश्चंस की, जो अपनी बुक में नहीं है लेकिन आपको वो करना बहुत जरूरी है ना। हम्म,
एनसीआई पहली बात तो लाइबिलिटी है ही नहीं, शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर, मुझे बताओ लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी नहीं सॉरी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखते हो। इक्विटी मींस शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर फंड में आपका आ गया पहला शेयर कैपिटल, दूसरा आ जाता है बेटा अदर इक्विटी, और तीसरा आता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। मतलब उस ग्रुप में जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनका भी तो स्टेक दिखाना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो इक्विटी के साथ आता है। उसके बाद आती है नॉन करेंट लायबिलिटीज, फिर आती है करेंट लायबिलिटीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता था माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज अ लायबिलिटी, बट इंडिया एक्चुअल में बोलता है इट इज नॉट अ लायबिलिटी, इट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ओनर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड। ये एक शीट है कंसोलिडेशन क्वेश्चन शीट, ये क्यों मैं अलग से भेज रहा हूं उसका बताता हूं। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन ये एक जस्ट लेट मी कंप्लीट, ये कभी एग्जाम में नहीं आएंगे, बट इनके बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते इस चैप्टर में। तो इसको मैं वैसे ही वापस से भेज रहा हूँ एफआर वाले चैप्टर, उसमें इसको ओपन कर लेना, अपन क्वेश्चन करेंगे एक पहले। कभी कभी कैसा होता है बताओ, तुम कुछ बोल रहे थे ना। अपन आगे देखेंगे ना एनसीआई की अकाउंटिंग में। हम्म हम्म हुआ है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन, बैलेंस शीट ऑफ एचडी लिमिटेड 31 मार्च 2023 की, बैलेंस शीट ऑफ डॉक्टर लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2023। इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 है होल्डिंग की, रिटेन्ड अर्निंग मतलब अदर इक्विटी 500 है, करंट लायबिलिटी 700 है, नॉन करंट एसेट्स 900 है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डॉक्टर लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2023, ईयर एंड पे इनने इन्वेस्टमेंट कर दिया। कितने का किया? करंट एसेट्स कितने के हैं? 600, और ये सब्सिडरी है क्योंकि इसने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। इट गिव्स 100% कंट्रोल ओवर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ डॉक्टर लिमिटेड, सब्सिडरी लिमिटेड नहीं है ये, ठीक है। तो अब यहां पे अपन समझेंगे, यहां पे थोड़ा सा, सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए इसमें। सर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी पे क्या कर दिया, एक्विजिशन कर लिया, कंट्रोल ले लिया। अब मुझे बताओ पहला स्टेप हमने सीखा क्या था, पहले हमें देखना है डी रिकॉग्नाइज करना है इन्वेस्टमेंट्स को, और रिकॉग्नाइज करना है नेट असेट्स को, असेट्स नहीं नेट असेट्स को, यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, जब अपन डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो 700 आ रहा होगा उसको हटाएंगे, है ना, और इसके नेट असेट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब मुझे पहले नेट असेट निकालना पड़ेगा, है ना। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। एचडी लिमिटेड और ये है डॉक्टर लिमिटेड। एचडी ने डॉक्टर को कितने दिए? 700, 700 रुपए मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए, और बदले में डॉक्टर का कंट्रोल एचडी पे आ गया, ठीक है। नाउ ये कंट्रोल जैसे ही आया, यानी इस कंट्रोल की वजह से नेट असेट्स पे भी कंट्रोल आ गया, और ये मान लिया जाएगा कि एचडी हैज टेकन ओवर नेट असेट्स ऑफ डॉक्टर लिमिटेड, ठीक है। ये कौन हो गई? पेरेंट। ये कौन हो गई? सब्सिडरी, है ना। नाउ टू कैलकुलेट नेट असेट्स वी हैव टू ऑप्शंस। हमारे पास दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं किससे नेट असेट्स निकालने के। एक बोलते हैं अपन लायबिलिटी, हाँ बिल्कुल लिखना है, हाँ ये समझ में तो सब आएगा, लिखा हुआ याद आएगा। सारे ही लिखो ना, मैं तो बोलता हूं। नेट असेट्स, हाँ नेट असेट्स निकालने के दो तरीके, कौन से? लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू और असेट पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे मैंने 103 आपको पढ़ाते वक्त एक बार नोटिस भी कराया था, दो तरीके होते हैं नेट असेट निकालने के। लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। हम नेट एसेट्स किसके निकालेंगे? सब्सिडरी के। सब्सिडरी की जरा बैलेंस शीट देखो। लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताओ नेट एसेट्स कितने हैं?
आंसर दोनों तरफ से सेम आता है, आंसर दोनों से सेम आएगा। लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखोगे तो 600 प्लस 100 कितना हो रहा है? 700। अगर आप असेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे 700 प्लस 500 कितना हुआ? 1200 लेस करेंट लायबिलिटी, अगेन 700। तो चाहे आप ये वाले फिगर्स ले लो, चाहे आप ये वाले फिगर ले लो, आंसर कौन सा आना है? आंसर क्या आएगा? सेम आएगा हमेशा, देख लो। इसलिए मैंने आपको दिखाया। तो कैसे अपन लिखते हैं देखना। नेट एसेट्स ऑफ डॉक्टर लिमिटेड ऑन 31st March 23। इक्विटी शेयर कैपिटल 600 और रिटेन्ड अर्निंग्स है आपके 100, कितना आ जाएगा? ये आ गया 700। इधर देखोगे तो नॉन करेंट एसेट्स 700, करेंट एसेट्स 500, लेस करेंट लायबिलिटी 500, अगेन 700। सर विच मेथड इज प्रिफर्ड? Liability point of view is always preferred, always and always preferred, yes no? नोट कर लो इसको फटाफट से, बस यही लिखा था, यही लिखा था। ये क्वेश्चन 1 है शीट का। लिख गया किरण, सेजल, दिव्यांग, गौरव, गौतम, पंकुरी, तिवारी जी, सीनियर तिवारी जी, आप सीनियर आप जूनियर। आगे बढ़े, चलो। सर आपने बोला था रूल डी रिकॉग्नाइज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड रिकॉग्नाइज नेट एसेट्स टेकन ओवर। तो आपने बोला था नेट एसेट्स निकालो, नेट एसेट्स निकाल लिया आपने? किसकी निकाल रहे हो आप? ये सब्सिडरी के। अब अपना गोल्डन रूल याद रखना। गोल्डन रूल क्या है? सिंस इन्वेस्टमेंट इन डॉक्टर लिमिटेड, पहले क्वेश्चन में मैं टाइम लगाऊंगा, उसके बाद तो फटाफट से करेंगे अपन। दैट इज सब्सिडरी गिव्स 100% कंट्रोल over net assets of doctor limited, therefore de-recognize the investments in subsidiary, that is doctor limited, while preparing consolidated financial statements. Means automatically it is recognition of net assets of डॉक्टर लिमिटेड इन सीवीएस। सीवीएस का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मुझे बताओ ये गोल्डन रूल जो अपन ने समझा, ये अपन ने लिख भी लिया अपने शब्दों में। जनरल एंट्री क्या पास होगी? जनरल एंट्री क्या पास होगी? आप क्या कर रहे हो? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो जनरल एंट्री क्या पास होगी? आप रिकॉग्नाइज क्या कर रहे हो?
नेट एसेट्स, तो आपकी एंट्री में नेट एसेट्स कहां आते हैं? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू डी रिकॉग्नाइज, जिसको कर रहे हो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी भी असेट है और इसको आप हटा रहे हो, असेट का बैलेंस डेबिट होता है, हटा रहे हो तो क्रेडिट करोगे। और नेट असेट्स ये भी असेट है, इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो मतलब इसको और डेबिट करोगे तो और बढ़ जाएगा ये। यस नो? चलो, सीबीएस किसकी बुक्स में प्रिपेयर होगा ये भी लिखा देता हूं मैं, रिस्क लेता ही नहीं हूं मैं। सीबीएस इज प्रिपेयर्ड इन पेरेंट बुक्स। अपने एग्जाम्पल में कौन है? एचडी लिमिटेड। तो बेसिकली अपन क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ एचडी लिमिटेड, because it shows those assets and liabilities it shows all those assets and liabilities on which parent has control, on which parent has controller। सर इतने रूल्स लिखा दिया, बैलेंस शीट कब बनाएंगे? नहीं, बैलेंस शीट अब बनाएंगे अपन। मुझे बताओ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे अगर अपन, कैसे बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। मुझे बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमेशा पेरेंट की आएगी, रिटेन्ड अर्निंग्स भी पेरेंट के आएंगे 1000 और ये 500, ये आएगा आपका पेरेंट प्लस सब्सिडरी का, ये भी आपका पेरेंट प्लस सब्सिडरी का, ये भी पेरेंट प्लस सब्सिडरी का। आपने क्या किया? डी रिकॉग्नाइज कर दिया इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को और रिकॉग्नाइज कर लिया क्या? असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ, दैट इज नेट असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी। कितना हो जाएगा मुझे बताओ? ये 1600, 1100 और ये 1200। चुचाल करो इसको, चुचाल। हाँ, मैं तो कर भी दिया, गूगल ड्राइव चेक करो, इंडेस 103 पूरा अपडेट है, डेली अपडेट होता है उसमें गूगल ड्राइव पे। कुछ नहीं, मैं तो ग्रुप पे डली है लिंक, उस पर क्लिक करोगे तो हैंड रिटन नोट्स पे जाना, हैंड रिटन नोट्स पे जाओगे तो वहां मई 25 लिखा हुआ है और एक लिखा है नवंबर 24, तो मई 25 वाले पे चेक करते रहना, रात तक अपडेट हो जाता है डेली। क्या नहीं से पहला वाला क्लियर है? यस नो? चार्टर्ड्स, ऑल माय वंडरफुल फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 20-20 करोड़ के पैकेज वाले लोगों, हाँ मतलब 10 साल बाद तो 20 करोड़ तो कमाने ही मिनिमम, और क्या। और ये तो सिर्फ 1 नंबर की बात कर रहा हूं मैं, 2 नंबर में जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति। आर्यन का डाउट आएगा, अभी श्रद्धा कौन है, मिलाते हैं तेरे को। आर्यन भी लाइक, मैं तो भक्ति से भी मिलूंगा, बिल्कुल बेटा, सबसे मिल तू तो, पता नहीं इसको ही पता। नाउ हेलो, क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन तो हो गया अपना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से, ताकि अपने को स्टेप समझ में आए। पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया, टाइम मैंने खूब लिया है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नॉन करेंट असेट्स, पीपीई, इन्वेस्टमेंट इन 100% इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड ऑन बैलेंस शीट डेट, करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल, ये सारी चीजें। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट।
एंड पास जनरल एंट्री फॉर कंसोलिडेशन। ओके, तो अब अपन स्टेप्स बनाते चलेंगे यहां पे। जब भी कभी भी हमेशा याद रखना, जब भी कभी भी कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, जैसे अपन ने एक्विजिशन मेथड पढ़ी थी 103 में, अपन ने अपने स्टेप्स बनाए थे, फिर रिवर्स एक्विजिशन में अलग स्टेप्स बनाए, उसमें भी एब्जॉर्प्शन अमलगमेशन के अलग अलग स्टेप्स बनाए, फिर मैंने आपको सीसीटी के स्टेप्स बताए, कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन के, फिर मैंने आपको डीमर्जर और इसके डीमर्जर के बाद सेल ऑफ डिवीजन के स्टेप्स बताए। तो ऐसे ही अपन यहां पे भी इस स्टेप्स में काउंट करेंगे। और मैं आपको बोल रहा हूं कंसोलिडेशन में बैलेंस शीट अपन टैली करके आएंगे। हमेशा हमारा स्टेप नंबर 1 होगा क्वेश्चन में। अभी आप क्वेश्चन को सिर्फ समझो। स्टेप नंबर 1, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होना चाहिए? शेयर होल्डिंग पैटर्न। व्हाट इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न? यहां पे मुझे एक बात बताओ, शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है? 100%। कितना आ जाएगा? इसमें हमेशा 100% आएगा। स्टेप नंबर 2, डेट ऑफ एक्विजिशन। बैलेंस शीट डेट दी है, मतलब 31 ऑफ मार्च होगी, कोई तो ईयर की। यस और नो? अभी लिखो मत, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो। जब भी एग्जाम आए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये स्टेप्स मालूम होनी चाहिए। पिछले क्वेश्चन में मेरा फोकस था आपको रूल्स पढ़ाने का। रूल्स तो अपन फॉलो करेंगे, साथ ही साथ अपने को सारे स्टेप्स को भी फॉलो करना है। पहला स्टेप में हमेशा हम क्या देखेंगे? शेयर होल्डिंग पैटर्न। मान लो ये 80% होता तो यहीं पे हम निकाल देते, देयरफॉर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इक्वल टू 20%। यस और नो? दूसरे में हम हमेशा डेट ऑफ एक्विजिशन। स्टेप नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन पर स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स निकालना रहेगा। बताओ कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से अपन नेट असेट्स निकालेंगे? लायबिलिटी के हिसाब से मुझे बताओ कितना आ रहा है आपका नेट असेट्स? अच्छा, सब्सिडरी का देखते हैं शायद, है ना? कुछ बच्चे पेरेंट का निकाल रहे हैं। अरे कुछ भी। इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस 20,000, टोटल कितना आ गया? 80,000। यस नो? इसके बाद हम निकालेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है? 80,000। अब ये तो एनसीआई है ही नहीं ना, लेकिन कितना दिया है पीसी? 80,000 है मेरे हिसाब से। $80,000 जर्नल एंट्री फॉर कंसोलिडेशन। गुडविल कैसे आएगी मुझे बताओ? 80,000 आपका ये, 80,000 ये, चलो हाँ, गुडविल का स्टेप भी रह गया ना। कट। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेस। क्या लिखोगे? नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। ये कहां से आया? स्टेप नंबर 3, लेस पीसी। मुझे बताओ ये कितना आया था? 80,000। ये भी कितना है? क्या आया? 0।
स्टेप नंबर 5, जर्नल एंट्री फॉर कंसोलिडेशन, रिकॉग्निशन ऑफ असेट्स एंड डी रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्या लिखोगे? नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट 80,000 टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, क्या आएगा? 80,000। वेरी गुड दिव्यांग। इसके बाद स्टेप नंबर 6, सीबीएस। अभी अपन स्टेप बढ़ाते जाएंगे, 9 स्टेप्स हैं ये टोटल, 9 से 10 स्टेप्स हैं। अपन अभी 6 स्टेप्स ही कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन है, एक एक एडजस्टमेंट सीख के अपन स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे। अपना कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का लेक्चर भी नहीं अटेंड किया ना, निपट जाओगे। ये चैप्टर नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा फिर समझ में, ठीक है? और हम सारे टाइप के कंसोलिडेशन के पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हर बार आ रहा है। असेट्स, असेट्स में सबसे पहले क्या आएगा? नॉन करेंट असेट्स, उसमें भी पहले पीपीई, फिर करेंट असेट्स, यह आ जाएगा छोछल, देन आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और इसमें आ जाएगा आपका क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी और करंट लायबिलिटी। याद रखना पीपी पेरेंट प्लस सब्सिडरी की होगी, ये भी पेरेंट प्लस सब्सिडरी का होगा। ये क्या आ जाएगा? पेरेंट का, ये भी पेरेंट का, ये पेरेंट प्लस सब्सिडरी का। कितना आएगा जरा बताओ? जल्दी। ये तो 1 लाख आ जाएगा। क्वेश्चन ही नहीं खोला होगा कुछ लोगों ने। कितना आएगा इक्विटी? 1 लाख, और ये 60,000, सीधा सीधा। बाकी के पीपी बता दो। 60 प्लस 70 31, ये 90, और ये 60। 220 पे बैलेंस शीट टल्ली हो गई। यस नो? चलो तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अपन सेकेंड डे मॉर्निंग। आज अपन ने 2 क्वेश्चन करे, एक बार प्लीज घर पे इनको रिवाइज करना, ठीक है? मैं आपको गारंटी देता हूं आप धीरे धीरे ना इस चैप्टर में भयंकर कॉन्फिडेंस ले आओगे, ठीक है? हाँ, ये लो सर। पीसी, पीसी कुछ और नहीं है, इन्वेस्टमेंट मेड। तो वो कर तो रहे अपन बैलेंस शीट में। हाँ, रियल में मतलब? हाँ, रियल के अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल है मान लो, तो ट्रेड पेबल में दोनों बैलेंस ऐड करके जो दिखाने पड़ेंगे, यही बोल रहे हो ना? हाँ। हम्म। एंट्री मारते वक्त दोनों कर सकते हो भाई, दोनों कर सकते हो, प्रेफर्ड वे है दोनों, क्योंकि यहाँ पे नेट नेट एसेट्स लिख रहे हो ना आप 80,000, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी के सामने लिख रहे हो, तो इसलिए डायरेक्टली नेट एसेट लिख रहे हैं अपन, इंपैक्ट समझने के लिए। हाँ, है ना? चलो, ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय।